हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मिलान करने के लिए भी सन ईस्वी को इसमें याद करना बहुत ज़रूरी है, और गवर्नर जनरल का नाम और उसका सेशन कब से कब तक था ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही हार्ड है, बहुत सारे बच्चों को ये हार्ड टॉपिक लगता है, लेकिन एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग बारी बारी से करके सारे गवर्नर जनरल को देखते हैं, और बहुत ही साधारण भाषा में मैं इसे कराऊंगा तो आप लोग को जल्दी से याद हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव के नाम से जाना जाता है। इनका सेशन 1757 से 60 और 1765 से 67 तक। ठीक है, 2 कार्यकाल था। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि जो हुई फरवरी 1757 में हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने किससे की थी? अलीनगर की संधि तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में किस गवर्नर के समय हुआ था? तो ये भी होगा आंसर रॉबर्ट क्लाइव के समय में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, 1757 से 60 ईस्वी तक। अगला पॉइंट है, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी शक्ति कंपनी को कब मिली थी? तो 1765 में मिल गई थी। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी शक्ति 1765 में मिल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि किन 2 शासकों से की थी? तो सबसे पहला चीज़ कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में हुई थी। ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ जो हुई थी इलाहाबाद की संधि हुई थी। किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव एवं अवध के नवाब सिराजुद्दौला। सिराजू अलग था। ठीक है, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की हुई थी 1765 में। नेक्स्ट पॉइंट है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? VVI क्वेश्चन है। तो ये अवध का नवाब था। 1765 में इसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, किस संधि द्वारा मुगल सम्राट ब्रिटिश कंपनी के पेंशनर बन गए थे? ठीक है, तो ये इलाहाबाद की संधि से 1765 से पेंशनर बन गए थे। आगे बढ़ते हैं, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव द्वारा कब की गई थी? तो ये किया गया था 1765 में। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन 1765 में। अगला पॉइंट है आपका, 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक के बंगाल में स्थापित द्वैत शासन को डाकू राज की संज्ञा किसने दी थी? तो KM पनिक्कर ने दिया था। डाकू राज कहा गया था। ठीक है, KM पनिक्कर द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लाइव के समय हुए श्वेत विद्रोह 1766 में हुआ था का क्या कारण था? तो दोहरा भत्ता समाप्त करना। ठीक है, दोहरा भत्ता समाप्त करने के लिए श्वेत विद्रोह हुआ था 1766 में। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव एवं वारेन हेस्टिंग्स के मध्य कौन बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे? तो वो थे हेनरी वेरलेस्ट। ठीक है, 1767 से 69 एवं कार्टियर 1769 से 72 तक। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? VVI क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को। एक भी प्रश्न आपके जो है गवर्नर जनरल से नहीं छूटेंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं, और सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को मैं कराऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लाइव को ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति। ठीक है, ईश्वर द्वारा भेजा गया सेनापति किसने कहा था? तो अर्ल ऑफ चेथम ने कहा था। ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत कम ही मिले होंगे बुक में, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हमारे टापू ने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जो युद्ध और विचार विमर्श में उससे बढ़कर हो। यह कथन क्लाइव के संबंध में किसने कहा था? तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने।
नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 तक VVI प्रश्न इससे बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है यहाँ जनरल लग गया, इससे पहले गवर्नर ही था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया था, तो वो है वारेन हेस्टिंग्स को, ठीक है वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा पॉइंट है, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत सरकार को किसने समाप्त कर दिया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत सरकार को, इस शासन को खत्म कर दिया। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ, तो 1772 में, ठीक है 1772 में। अगला पॉइंट है, 1772 इसमें प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की शुरुआत किसने की थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किनके समय में की गई थी, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है, और ये हुआ था 1774 में। एक्ट पूछेगा तो 1773, लेकिन हुआ था 1774 में। अगला पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग्स के समय कोष का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कहाँ किया गया था, तो कलकत्ता किया गया था, ठीक है ना। ये कोष मतलब जो था वहाँ का, उसको स्थानांतरित किया था मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए हेस्टिंग्स ने कौन सा नियम अपनाया था, तो परीक्षण एवं अशुद्धि का नियम, परीक्षण एवं अशुद्धि का नियम VVI क्वेश्चन, राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन किसने नियुक्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। राय रायन, ठीक है राय रायन, ये संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल करता था। अगला पॉइंट है, राय रायन के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो राजा राज बल्लभ, ठीक है राजा राज बल्लभ। अगला पॉइंट है, व्यापारिक सुधार के तहत दस्तक का प्रयोग किसने समाप्त कर दिया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। ये क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन बहुत ही कम बुक में मिलते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे पढ़ें और एक बार जो है मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको अच्छे कंटेंट जरूर दूंगा। अगला पॉइंट है, बनारस की संधि 1773 ईस्वी में एवं फौजदार की संधि 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किसके साथ की थी, तो अवध के नवाब के साथ की थी। बनारस की संधि और फैजाबाद की संधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अवध के नवाब के साथ की गई इन संधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, मराठों से कंपनी की सीमा को सुरक्षा, ठीक है मराठों से कंपनी की सीमा की सुरक्षा करना जो था इस संधि का मुख्य उद्देश्य था। अगला पॉइंट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, ये जरूर याद रखेंगे। किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच था, ये वारेन हेस्टिंग्स के समय हुआ था। अगला पॉइंट है, वारेन हेस्टिंग्स के संदिग्ध एवं निंदनीय कार्य क्या थे, तो ये कार्य देख लेते हैं क्या क्या काम था, इसने क्या क्या किया था, ये PT और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। नंद कुमार पर मुकदमा एवं फांसी 1775 में, नंद कुमार पर जो है ना मुकदमा चलाया और फांसी दिलवा दी। अवध की बेगमों की घटना, ठीक है राजा चेत चिन्ह की घटना, रूहेला युद्ध 1774 की घटना, ठीक है रूहेला युद्ध कब हुआ था, 1774 में, तथा रामपुर के नवाब की घटना, ये जो संदिग्ध था और बहुत ही निंदनीय कार्य था वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था, के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था वारेन हेस्टिंग्स था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दोनों के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अगला पॉइंट है, 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में। कहाँ पर, तो कलकत्ता में। किस चीज़ की स्थापना, तो प्रथम मदरसा की, ठीक है। अगला पॉइंट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है कलकत्ता में 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय
वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, 1774 से 85 इनका कार्यकाल था। अगला पॉइंट है सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस या घेरे की नीति किससे संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। 3 नाम, सुरक्षा प्रकोष्ठ, रिंग फेंस इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में उसे हम घेरे की नीति बोलते हैं। ये वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित था। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था, महाभियोग लगाया गया 1788 से 95 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग किसने लगाया था? तो बर्क नामक व्यक्ति ने लगाया था, बर्क ने। अगला पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके समय लागू हुआ? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय ही लागू हुआ था। नोट में यहाँ लिखा हुआ है, इस पर ध्यान देंगे। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 के मध्य अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अस्थायी गवर्नर जनरल जॉन मैकफर्सन थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बीच में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक एवं 1805 में द्वितीय कार्यकाल था। तो इसको देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी के अधिकारों की भ्रष्टता एवं घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया गया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सेशन 1886 से 93 याद रखेंगे। अगला पॉइंट है किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था? ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर 1789 होगा। ठीक है, 1789 में, 1789। तो 1789 की एक घटना और है जो आप लोग को बताना है। अगर आप लोग को याद होगा तो कहीं की क्रांति हुई थी। अगर आप लोग याद हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 1789 में कहाँ क्रांति हुई थी। अगला पॉइंट है बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1790 से 92 के बीच हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट है अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त VVI क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता, VVI क्वेश्चन। भारत में सिविल सेवा विधावत सिविल सेवा, ठीक है, के संस्थापक कौन थे? मतलब भारत में सिविल सेवा के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए थे? तो अस्थाई लगान मिला था, राजस्व की प्राप्ति एवं जमींदार के रूप में एक समर्थक वर्ग की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को लाभ हुआ था अस्थाई लगान, राजस्व की प्राप्ति एवं जमींदारी के रूप में एक समर्थक वर्ग की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जमींदार के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉर्नवालिस भारत में व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण करने वाला नहीं बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति का नाश करने वाला था। यह कथन किसका है? सर चार्ल्स मेटकॉफ का है। ठीक है, सर चार्ल्स मेटकॉफ का। अगला पॉइंट है कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक, न्यायिक, पुलिस और राजस्व के संबंध में नियमों की एक संहिता किस नाम से तैयार की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड से। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड से 1793 में। कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ये शक्तियों के पृथक्करण पर था। कॉर्नवालिस कोड जो था वो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। अगला पॉइंट है जिले में थाने की स्थापना एवं दरोगा की नियुक्ति थाना अधिकारी के रूप में किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हस्तक्षेप न करने की नीति के समर्थक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एवं सर जॉन सॉर। ठीक है, सर जॉन सॉर। अगला पॉइंट है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है गाजीपुर में। VVI क्वेश्चन है ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हुआ था। सर जॉन सॉर 1793 से 98 तक इनका सेशन है। ठीक है। अगला पॉइंट है तटस्थता की नीति का बड़ी कठोरता से पालन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो सर जॉन सॉर ने किया था। तटस्थता की नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली
भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? ठीक है, सहायक संधि, तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। इसी समय जो है ना ये टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय। तो इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से याद रखें। अगला पॉइंट है तंजौर का विलय लॉर्ड वेलेस्ली ने कब किया था? ठीक है, तो ये किए थे 1799 में, तंजौर का विलय हुआ था 1799 में। अगला पॉइंट है 1799 इसमें वेलेस्ली ने किसे अपना प्रतिनिधि बनाकर पर्सिया, जिसे हम ईरान बोलते हैं, के शाह के दरबार में भेजा था? तो मेहंदी अली खां को। ठीक है, मेहंदी अली खां को। सूरत का विलय वेलेस्ली ने कब किया? तो 1800 ईस्वी में। ठीक है, सूरत का विलय वेलेस्ली ने 1800 में किया। लॉर्ड वेलेस्ली ने कर्नाटक का विलय कब किया? तो 1801 में किया था। ठीक है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। इनका सेशन 98 से 1805 तक था, 1798 से 1805। आगे है वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये था हैदराबाद, जो 1798 में था। ठीक है, 1798 में। अगला पॉइंट है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, जो 31 दिसंबर 1802 को जो है स्वीकार कर लिया था संधि। नेक्स्ट है 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड के बीच। ठीक है, बाजीराव द्वितीय। मराठों की प्रथम सहायक संधि थी 1802 में, बसीन संधि के तहत हुआ था। अगला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना था। ठीक है, अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना था। अगला पॉइंट है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि की व्यवस्था के बारे में सत्य कथन क्या क्या है? तो ये जो है फर्स्ट है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। ये तीनों कथन जो है सत्य हैं। नेक्स्ट है भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली से पहले किसने किया था? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है सहायक संधि के संबंध में किसने लिखा है कि भारतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरित्र अथवा वह सब जो किसी राज्य को प्रतिष्ठित बनाते हैं बेचकर सुरक्षा मोल ले ली है। यह सर टॉमस मुनरो ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी नीति हमारे लक्ष्य ने समस्त भारतीय शक्तियों को शून्य स्थिति में पहुंचा दिया है। यह किसका कथन है? ऑर्थर वेलेस्ली का। ठीक है, ऑर्थर वेलेस्ली का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रमुख राज्यों तथा वर्ष उसको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिलान वाले क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए हैदराबाद 1798 में किया था, मैसूर जो 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार और भोसले 1803 में, और सिंधिया जो था 1804 में किया था। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान से याद रखेंगे। हैदराबाद जब किया था तो 98 में, 1798, मैसूर और तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, अवध 1801 में, ठीक है, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में, और सिंधिया 1804 में किया था। नेक्स्ट है किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? VBI क्वेश्चन है। तो ये इंदौर के होलकर ने जो है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अगला पॉइंट है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तो किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? वो था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला पॉइंट है किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था? तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने माना था। ठीक है, आगे है सर जॉन बार्लो, ये 1805 से 7 तक आए थे। बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक जो था वो सर जॉन बार्लो था। तो ये दोनों जो है आपको याद रखने हैं।
ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो जॉन बार्लो के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में थोड़ा देखते हैं। 1807 से 1813 तक इनका शासन था। फर्स्ट पॉइंट है, देशी राज्यों के मामले में तटस्थता की नीति का पालन किया इन्होंने। दूसरा पॉइंट, भारत की सीमा को सुरक्षित रखने हेतु प्रथम बार विदेशी शक्तियों से संबंध जो स्थापित किए थे। ठीक है, भारत की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए पहली बार विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित किया था लॉर्ड मिंटो ने। नेक्स्ट है, चार्ल्स मेटकॉफ को राजदूत बनाकर लाहौर रंजीत सिंह के पास भेजा था। किसने, तो मिंटो प्रथम ने। ठीक है, मिंटो प्रथम ने। मेटकॉफ की मध्यस्थता में रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी, तो रंजीत सिंह एवं मेटकॉफ के बीच हुआ था। ये लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 1809 में। अगला पॉइंट है, लॉर्ड मिंटो ने जॉन माल्कम को, ठीक है, फारस तथा स्टुअर्ट एल्फिस्टन को अफगानिस्तान राजदूत बनाकर भेजा था। लॉर्ड मिंटो ने जॉन माल्कम को फारस तथा स्टुअर्ट एल्फिस्टन को अफगानिस्तान भेजा था राजदूत के रूप में। अगला पॉइंट है, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के समय में भारत आया था। 1813 का, मिंटो प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मार्क्विस लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था 1813 से 23 तक था। तो जो इम्पोर्टेंट है उसे ही इस पुस्तक में स्थान दिया गया है, लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, तो आप लोग जरूर इस पर ध्यान दें। लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में देखते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। 1813 से 23 इनका शासन था। ठीक है, उसी समय। संगौली की संधि कब हुई थी, तो संगौली की संधि 1816 में हुआ था। ठीक है, 1816 में। अगला पॉइंट है, किस वर्ष सिक्किम के शासक चोग्याल से एक संधि करके सिक्किम को अपने अधीन मित्र राज्य बना लिया गया था, 1817 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट है, पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। द्वारा किस संघ को समाप्त कर दिया गया था, तो मराठा संघ को। ठीक है, मराठा संघ को समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट है, पठान सरदार आमिर खान ने चार्ल्स मेटकॉफ के साथ किस वर्ष संधि कर ली, तो 1817 में। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 ईस्वी को लॉर्ड हेस्टिंग्स किसके साथ की थी, तो दौलत राम सिंधिया के साथ। ठीक है, दौलत राम सिंधिया के साथ। अगला पॉइंट है, किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी, तो चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट पॉइंट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। अगला पॉइंट है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था, तो 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पिंडारियों का सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था, तो मल्हार राव होलकर ने। ठीक है, मल्हार राव होलकर ने। अगला पॉइंट, किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वारेन नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला पॉइंट है, सर थॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर बने थे, तो 1820 से 1827 में। नेक्स्ट है, किसको मराठों का मेहतर एवं टिड्डी दल कहा गया है, तो पिंडारियों को कहा गया है। मराठों का मेहतर एवं टिड्डी दल कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसने पिंडारियों को मराठा शक्तियों के साथ शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी है। मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों की संज्ञा दी है, तो मेलकम ने कहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। किसने पिंडारियों को मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते की संज्ञा दी है, तो मेलकम ने कहा है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत कम ही लोग इसको जानते होंगे। अगला पॉइंट है, 1822 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम किसके समय पारित हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। नेक्स्ट पॉइंट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था, तो थॉमस मुनरो ने दिया था। ठीक है, थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला पॉइंट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुई थी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। अगला पॉइंट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस क्षेत्र प्रांत में शुरू हुआ, तो वो मद्रास में हुआ था।
नेक्स्ट है महलवारी व्यवस्था किसके समय में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई थी महलवारी प्रथा। और बंगाल में वर्नाक्यूलर स्कूल किसने खुलवाए थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने खुलवाए थे। ठीक है, तो ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देख लेते हैं 2 पॉइंट और। जॉन एडम्स जो 1823 में आया था, अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे जॉन एडम्स। ठीक है, जॉन एडम्स। उसके बाद है एमहर्स्ट। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो 1824 में हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट के शासन। अगला पॉइंट है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड एमहर्स्ट। और यांडबू की संधि कब हुई थी? ये भी यही क्वेश्चन है। यांडबू की संधि 1826 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में। तो इस तरह से यहाँ तक आप लोग जो है कवर कीजिए, फिर आगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग से लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज का सेशन जो था बंगाल के गवर्नर जनरल से लेकर, ठीक है, अभी लॉर्ड एमहर्स्ट तक चलाया गया 1828 तक। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग आगे वाले सेशन में कराया जाएगा, क्योंकि ये जो है ना सेशन काफ़ी टफ है, टॉपिक ही टफ है, बहुत कम याद होते हैं बच्चों को। तो धीरे धीरे इस टॉपिक को 2 से 3 दिन में हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपसे फिर अनुरोध है कि KRC यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जहाँ भी कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसका PDF जैसे किसी भी सब्जेक्ट का PDF लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ें, आप लोगों को सारे PDF जो है ना प्रोवाइड कराए जाएंगे, करेंट अफेयर्स भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।